अभी अपन बात करते हैं डायनामिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग के बारे में। देखते हैं कि क्या है उसमें। हेडिंग डालिएगा डायनामिक, क्या डायनामिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, क्या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का स्पेलिंग एक बार देख लेना भाई। ब्रेकिंग मतलब वो ब्रेकअप वाला ब्रेकिंग नहीं, ये वाला ब्रेक, ठीक है, ब्रेकिंग। तो बेसिकली इसमें भी अपन को वही अप्लाई करना है क्या कि जिस डायरेक्शन में आपकी मोटर जो घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको टॉर्क अप्लाई करना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन को फोर्स अप्लाई करना है इन सच वे कि जो उसका एक्चुअल जो रोटेटिंग मतलब इनर्शिया की वजह से जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को क्या करना है आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको क्या करना है रिड्यूस करना है, और उस जिस इंस्टेंट पे रिड्यूस होगा उस इंस्टेंट पर अपन को उसको क्या करेंगे रोक देंगे। इस टाइप से करना है, बहुत सिंपल है। तो देखिए इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, नॉर्मल केस में आपको समझा देता हूं पहले कि आपके पास डीसी मशीन है, ठीक है, क्या एक डीसी मशीन है आपके पास, ठीक है, एंड ये ऐसा आपके पास एक मशीन है नॉर्मल, या उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस या उसका फील्ड का रेजिस्टेंस, उसके बाद ये आप उसके ब्रशेस, और ये बैक EMF EB, दिस इज अ टर्मिनल वोल्टेज VT, यहाँ से जो करंट आ रही है दिस इज लाइन करंट, यहाँ पे जो करंट जा रही है दिस इज आर्मेचर करंट, और यहाँ से जो करंट आ रही है दिस इज व्हाट फील्ड करंट आई है, इस टाइप से। और इसके जो इक्वेशन है मैं लिख देता हूँ IA इज इक्वल्स टू व्हाट IL माइनस IF, IF का जो वैल्यू है IF इज इक्वल्स टू VT अपॉन RSH, या RF जो लिखना हो सो लिखना है, आप तो अभी वो लिख सकते हैं आराम से। VT इज इक्वल्स टू व्हाट EB प्लस IARA प्लस व्हाट VB ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर करंट IA इज इक्वल्स टू VT माइनस EB डिवाइडेड बाय व्हाट RA, ये रहेगा उसका इक्वेशन 1। और ये क्या होगा नॉर्मल ऑपरेशन में होगा, कहाँ पे होगा नॉर्मल ऑपरेशन में बिफोर अप्लाइंग डायनामिक ब्रेकिंग या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, ठीक है, ये रहेगा उसका नॉर्मल ऑपरेशन। और आई कैन कॉल इट इज व्हाट बिफोर अप्लाइंग द ब्रेकिंग, बिफोर अप्लाइंग ब्रेकिंग। देखिए नॉर्मल केस में आपकी जो अभी जो मशीन है, दिस मशीन इज रोटेटिंग इन द व्हाट, जो रनिंग कंडीशन है उसमें क्या कर रहे हैं आपकी मशीन, क्या कर रही है रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, जो उसका स्पीड है उस रोटेट स्पीड पे क्या कर रहे हैं आपकी मशीन रोटेट कर रही है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने ऐसा डिसाइड किया कि अभी आपको क्या करना है मशीन को ब्रेक करना है, मतलब क्या है ना ब्रेक करना है मतलब ब्रेक लगाना है, मशीन को स्टॉप करना है। अगर आप मशीन को स्टॉप कराने की बात कर रहे हैं बाय यूजिंग द डायनामिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, तो उसमें देखिए उसका प्रोसेस किस तरीके से होगा, सो दैट यू कैन अप्लाई द ब्रेक फॉर दिस मशीन एंड यू कैन स्टॉप द मशीन। नाम से पता चल रहा है कि डायनामिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, नाम से क्या पता चल रहा है डायनामिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। सबसे पहला जो स्टेप होगा आप क्या करोगे, यू विल डिस्कनेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्किट। क्या करोगे आप आर्मेचर को क्या करोगे डिस्कनेक्ट करोगे। अब इसमें होगा क्या, जब आपकी मोटर जो है ना, आपकी मोटर जब रनिंग कर रही है, रनिंग कंडीशन में क्या करेगी, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मशीन योर मशीन विल स्टोर द काइनेटिक एनर्जी, योर मशीन विल स्टोर द व्हाट काइनेटिक एनर्जी। और जैसे भी आपने इस मशीन के जो दो टर्मिनल्स है A1 और A2, जैसे भी आपने इसको इस पर्टिकुलर सर्किट से आइसोलेट किया, उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको क्या होगा ना, आपकी जो आर्मेचर होगी, आर्मेचर में होगा क्या, आर्मेचर में जो EMF इंड्यूस्ड जो हुआ होगा उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से अभी क्या होगा सर्किट में करंट आएगा। अगर मैं उसको क्लोज सर्किट में अगर जोड़ दूं तो इस आर्मेचर को, अब मैं उसको डिस्कनेक्ट करने वाला हूं, डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं इसको कहां पे रखूंगा, इस आर्मेचर सर्किट को मैं कहां पे रखूंगा। देखिए जो आर्मेचर है इसके जो दो टर्मिनल है, दिस इज A1 एंड दिस इज व्हाट दिस इज A2। तो मुझे देखना है कि ये जो आर्मेचर का टर्मिनल जो है, इनको जब मैं दोनों को डिस्कनेक्ट करूंगा इस पर्टिकुलर सर्किट में से, जब मैं आर्मेचर सर्किट को क्या कर रहा हूं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, सपोज अगर मैंने यहाँ पे उसको डिस्कनेक्ट कर लिया इस तरीके से, जब मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट किया, ठीक है, तो मुझे देखना है कि यहाँ पे मैं उसको कहाँ पे, अब ये जो दूसरा टर्मिनल है, अब ये इसका दूसरा टर्मिनल देखना है कि, सॉरी इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है,
ये दो टर्मिनल है मेरे पास कि जिनको मैंने क्या किया ना, डिस्कनेक्ट किया है। ये वाला जो सर्किट था नॉर्मल सर्किट, यहाँ से मैंने क्या किया, उसको डिस्कनेक्ट किया। जैसे मैंने उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया और ये मेरे पास क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, दिस इज द ब्रशेस, दिस इज द बैक EMF EB। अब इसकी वजह से और इसकी जो पोलैरिटी है इस तरीके से, भाई समझ में आ रही बात। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको चाहेंगे तो अपन उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, किसी रियोस्टेट के अक्रॉस में, किसी जो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस में क्या है ना, अपन उसको क्या करेंगे, अभी जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे उसके अक्रॉस में। अभी ऐसा क्यों कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि बेटा अगर आपने उसको डायरेक्टली, क्योंकि चार्ज सर्किट होगा और अगर आपने उसको कहीं पे कनेक्ट नहीं किया तो चांसेस है कि डैमेज, मतलब कुछ भी डेंजर होने के चांसेस है। तो देखिए आप क्या करोगे ना, उसको इस तरीके से क्या करने वाले हैं, उसका जो टर्मिनल सर्किट होगा आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे ना, कनेक्ट करोगे, जहाँ पे आपको जरूरत है वहाँ पे आप क्या करोगे, फिर उसको वहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रियोस्टैटिक रेजिस्टेंस और यू कैन कॉल इट एज द ब्रेकिंग रेजिस्टेंस R। ठीक है, इस टाइप से। और आप क्या करोगे फिर उसके अकॉर्डिंग आप आपका सर्किट जो होगा, सर्किट को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। लेकिन आप बोलोगे कि सर इसमें पता नहीं चल रहा है कि ब्रेक कैसे लगने वाला है। देखिए ब्रेक कैसे लगेगा, आपके पास यहाँ पे जो नॉर्मल केस में जो देखने के लिए मिल रहा है, नॉर्मल केस में क्या कर रहा है, जो आर्मेचर का करंट है, देखिए आर्मेचर का करंट कैसा है, मोटर है, मोटर में करंट क्या करेगा, एंटर करेगा, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, नेगेटिव से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। यहाँ से सिमिलरली अगर देखा जाए तो दिस इज व्हाट IA, यहाँ से जो करंट आ रहा है दिस इज व्हाट IA, और दोनों अगर जोड़ दूँ तो देखिए क्या मेरे पास आ जाएगा, दिस विल बी IA प्लस व्हाट IF, इस टाइप से आ रहा है। और यहाँ से जो करंट आ रही है दिस इज IA प्लस व्हाट IF, इस टाइप से जा रही है, इस टाइप से हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए इस पर्टिकुलर केस में होगा क्या, जैसे भी मेरे पास ये जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड EMF होगा, मैंने सप्लाई से रिमूव कर देने की वजह से डायरेक्टली EMF जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि EMF इसके लिए नहीं जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए EMF मैं उसको बस सर्किट को थोड़ा बाजू में बगल में दिखा के बता रहा हूँ एक्चुअली उसको। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो सर्किट है उसके अक्रॉस में मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। लेकिन जो फील्ड है, फील्ड एज इट इज कनेक्टेड टू द सप्लाई, फील्ड क्या है, एज इट इज कनेक्टेड सप्लाई के साथ। अब होगा क्या, आपके आर्मेचर को मैंने वहां से रिमूव करने की वजह से ना, ड्यू to the inertia of the machine, your rotor is continuously rotating, your rotor is what, continuously rotating even though you have disconnected it from the supply। अब इसकी वजह से होगा क्या, देखिए मैंने बोला कि फील्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड एज इट इज, उसकी वजह से हो गया क्या, EB इज इक्वल्स टू K5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा n। सप्लाई तो रहेगा क्योंकि ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द इनर्शिया, आपकी मोटर तो कंटिन्यूसली क्या करेगी, रोटेट करेगी ड्यू टू इनर्शिया, तो सप्लाई तो है ही उसमें। ठीक है, फाई तो एज इट इज कनेक्टेड है, रेटेड ही होगा उसमें, तो मतलब क्योंकि आपने उसको रेटेड सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्टेड किया है, उसको तो चेंज किया ही नहीं आपने, इसको फील्ड को चेंज नहीं किया है, ओमेगा n तो ड्यू टू द इनर्शिया है ही, उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू द इनर्शिया उसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी व्हाट EB, दैट विल बी व्हाट EB। और ये EB जो होगा दिस विल बी K5 ओमेगा n, लेकिन ओमेगा n जो होगा ना उसका वैल्यू थोड़ा भी चेंज होते चले जाएगा। अब इसमें आपको देखने के लिए बात जो होगी, देखने के लिए जो पता चल, मतलब जो बात देखने के लिए मिलेगी, वो बात ये देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा ना, अभी देख सकते हो अगर यहाँ पे KCL अप्लाई करोगे ना, सॉरी KVL अप्लाई करोगे ना, जो करंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी IA इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगी तो आर्मेचर करंट ही आएगी ना, -2 प्लस जा रहे हो, और यहाँ से जो आर्मेचर करंट होगी दिस विल बी आर्मेचर करंट IA, तो ये जो आएगा आपके पास दिस विल बी व्हाट EB अपॉन RA प्लस RAC, RA प्लस व्हाट, कैपिटल R। अब इसमें आपको एक बात क्या पता चली, इसमें जो आर्मेचर करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा है, किसके अपोजिट होगा बेटा, इसमें जो निकल रहा था ना, देखिए इसमें जो पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा था, इसके देखिए पॉजिटिव से क्या कर रहा है, करंट लीव कर रहा है, इसके पॉजिटिव से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अगर उसके पॉजिटिव से करंट लीव कर रहा है तो मुझे एक बात बोलो ना यार, सिंपली ये करंट का डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा भाई, अरे डायरेक्शन अपोजिट होगा, देख नहीं पा रहे हो यार आप लोग, मतलब सही से नहीं समझ पा रहे मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे करंट एंटर कर रही थी, यहाँ से क्या कर करंट लीव कर रही है, इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा था आपके पास नॉर्मल केस में दिस वाज T इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट IA। तो ये जो था आपके पास ये कैसा था, उसका जो एक्चुअल डायरेक्शन के लिए, नॉर्मल डायरेक्शन के लिए, रेटेड करंट के लिए जो करंट का डायरेक्शन था वही करंट का डायरेक्शन यहीं पे है, यही करंट का मैग्नीट्यूड यहीं पे है, और उसके अकॉर्डिंग जो टॉर्क आ रहा था कैसा आ रहा था, रेटेड टॉर्क आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या ना, आपके पास जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। सपोज अगर टॉर्क का डायरेक्शन इसमें अगर इस टाइप से था, तो यहाँ पे तो टॉर्क का डायरेक्शन रहेगा ओके से रहेगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर्मेचर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा यार। इसके केस के लिए अगर मैं बोलूँ तो देखिए K5 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट IA मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट IA। अभी आर्मेचर करंट IA की वजह से क्या होगा ना, उसमें अपोजिट टॉर्क लगने वाला है, अपोजिट टॉर्क क्या करेगा, अब मशीन में लग रहा है, अब अपोजिट टॉर्क लगने की वजह से क्या होगा, उसका एक्चुअल जो डायरेक्शन था वो क्लॉकवाइज था, अपोजिट टॉर्क लगने की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज लगने की वजह से क्या होगा ना, अब उसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो एक्चुअल जो वैल्यू होगा, जो उसका एक्चुअल जो इफेक्ट होगा, दैट इफेक्ट विल गेट रिड्यूस्ड, और इफेक्ट रिड्यूस होने की वजह से उसका जो इसके पहले जो एक्चुअल स्पीड था वो वाला स्पीड क्या होगा, अभी स्पीड रिड्यूस होगा। अब आपका स्पीड अगर सपोज धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस
यूज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको ऐसा पता चलेगा कि भाई स्पीड उसका डायरेक्टली बहुत कम हो गया, तो वहाँ पे आप उसको क्या कीजिएगा, डायरेक्टली रोक दीजिएगा मशीन को, क्या कीजिएगा, मशीन को रोक दीजिएगा। तो वहाँ पे आपको एक बात पता चलेगी कि अगर आपने अगर वहाँ पे अपनी मशीन को रोक दिया तो वहाँ पे आपकी जो ब्रेकिंग वाला जो कंसेप्ट है दैट विल सक्सेसफुली कंप्लीटेड और योर मशीन विल गेट ब्रेक और योर मशीन विल गेट व्हाट, स्टॉप्ड, or machine will get what, stop. So this is the dynamic braking for what, for the DC shunt motor, which we discuss right now. Now we will discuss about the dynamic braking for the DC series motor. For what, DC series motor के लिए अपन अभी dynamic braking डिस्कस करेंगे। देखिए बात करते हैं फॉर DC series मशीन के लिए किस तरीके से बनेगा। अभी तो DC series मोटर, तो देखिए डीसी सीरीज मोटर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम देख लीजिएगा, उससे बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी आपको। सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट बैक ईएमएफ ईबी, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस आर ए सी, और ये जो करंट आ रही है यहाँ से है, दिस इज व्हाट आई एल, टर्मिनल वोल्टेज वी टी, आई एफ फील्ड करंट, और आई कैन कॉल इट इज इक्वल्स टू व्हाट, आर्मेचर करंट। इस टाइप से जो पोलैरिटी इसकी इस तरीके से पोलैरिटी, ठीक है, इसकी पोलैरिटी इस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए देखिए उसका जो लाइन करंट होगा, लाइन करंट आई एल इज इक्वल्स टू फील्ड करंट आई एफ इज इक्वल्स टू आर्मेचर करंट आएगा, इस टाइप से होने वाला है। जो आर्मेचर करंट का वैल्यू आएगा दिस विल बी आई ए इज इक्वल्स टू वी टी माइनस ई बी डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ए प्लस आर एस ई, आर ए प्लस व्हाट, आर ए सी। ये रहेगा नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। और जो नॉर्मल ऑपरेशन के आपकी जो मोटर है दैट मोटर इज रोटेटिंग एट व्हाट, नॉर्मल स्पीड, जो होगा रेटेड स्पीड होगा उस टाइप से आपकी मोटर क्या कर रही है, रन कर रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मशीन में ब्रेकिंग अप्लाई करनी है। तो ब्रेकिंग किस तरीके से अप्लाई करोगे, मैंने जो बोला था आपको, मैंने क्या बोला था, आर्मेचर सर्किट को क्या करना है, आपको डिस्कनेक्ट करना है और आर्मेचर सर्किट के अक्रॉस में आपको डिसिपेटिंग रेजिस्टेंस और आई कैन कॉल इट एज व्हाट, ब्रेकिंग रेजिस्टेंस क्या करना है, कनेक्ट करना है, सो दैट जो आपके पास आर्मेचर ने जितना भी पावर, जितना भी एनर्जी स्टोर किया है वो क्या कर सकती है, वाया दैट ब्रेकिंग रेजिस्टेंस वो क्या कर सकती है, उसमें डिसिपेट कर सकती है। ये अपन ने इसके पहले का जो डीसी शंट मोटर के लिए देखा था उसमें अपन ने पढ़ा है। अब मैं इसकी अगर बात करूंगा तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सपोज अगर मैं आर्मेचर को यहाँ से अगर मैं क्या कर लूँ, आइसोलेट कर दूँ आर्मेचर को, अगर सपोज मैं इस पर्टिकुलर सर्किट से अगर मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से, सपोज दिस इज आर्मेचर टर्मिनल A1 और ये आर्मेचर टर्मिनल A2, जैसे भी अगर सपोज बेटा मैंने अगर यहाँ से उसको रिमूव कर दिया, जैसे भी अगर मैंने उसको रिमूव कर दिया तो होगा क्या, जैसे भी रिमूव कर दिया तो तुरंत क्या हो जाएगा, जो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले तो फील्ड करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर्किट से अगर रिमूव कर दिया तो भाई फील्ड करंट जीरो हो गए। फील्ड जीरो होने की वजह से क्या होगा, फील्ड करंट जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, ईबी आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ईबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए। और ऐसा अगर फील्ड करंट अगर डायरेक्टली जीरो हो गई तो देखिए ना, ओमेगा एन का रिलेशन क्या होता है फील्ड के साथ, ओमेगा एन इज इक्वल्स टू ईबी अपॉन के फाई, इस टाइप से होगा। अगर जैसे भी आपने उसको जीरो कर दिया तो मतलब ओमेगा एन तो मतलब बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ऐसे तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए तो मतलब दिस इज नॉट अ सेफ काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर आपको डीसी सीरीज मोटर में अगर आपको डायनामिक ब्रेकिंग अप्लाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होता है ना, उस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो फील्ड वाइंडिंग है, दिस वाइंडिंग विल हाउ टू बी सप्लाइड थ्रू लो वोल्टेज हाई करंट सोर्स। आपको क्या करना पड़ेगा, लो वोल्टेज हाई करंट जो सोर्स होगा आपके पास उसे क्या करना पड़ेगा, इस वाइंडिंग को आपको एक्साइट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अप्लाई द डायनामिक ब्रेकिंग इन दिस पर्टिकुलर मशीन, एंड देन व्हाट यू कैन अप्लाई द डायनामिक ब्रेकिंग इन दिस पर्टिकुलर मशीन। क्योंकि इस पर्टिकुलर सर्किट में होगा क्या, आपकी जो आर्मेचर, जो आपकी फील्ड है, फील्ड विल आल्सो बी सप्लाइड एंड योर आर्मेचर जो है, आर्मेचर विल आल्सो गेट सप्लाइड। अगर आर्मेचर भी सप्लाइड और फील्ड भी सप्लाइड तो उसमें क्या होगा, क्या आपके पास जो स्पीड है, स्पीड भी आएगा। उसके बाद स्पीड जो किसकी वजह से आएगा, क्योंकि आप जब आर्मेचर को रिमूव कर लेंगे तो उसकी इस सर्किट की तरह से, जब इस सर्किट की तरह जब आप आर्मेचर को रिमूव कर लेंगे तो आर्मेचर में ड्यू टू इनर्शिया उसका जो स्पीड है, उस स्पीड से तो कंटिन्यूसली रोटेट कर ही रहा है आपके आर्मेचर, ठीक है। मतलब जो शाफ्ट है आर्मेचर का वो क्या कर रहा है, रोटेट कर ही रहा है। तो स्पीड उसको रिमूव करने की वजह से आपके पास स्पीड है,
फ्लक्स नहीं था। फ्लक्स क्यों नहीं था? क्योंकि आपने अगर आर्मेचर को डायरेक्ट सर्किट से रिमूव कर दिया, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों सेम ही था, तो उस टाइम पे आर्मेचर करंट तो जीरो हो सकती थी, तो आर्मेचर करंट जीरो हो जाती तो फील्ड भी जीरो हो जाती, फील्ड जीरो हो जाती तो स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाता। अपन तो मतलब उसका स्पीड कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और इसमें तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जा रहा था। तो अगर अपन को डीसी सीरीज मोटर में अगर डायनामिक ब्रेकिंग या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग अगर अपन को अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक सेपरेट लो वोल्टेज सोर्स है और ज्यादा हाई करंट उसमें से जा सकते हैं ऐसे सोर्स है, अपन को उसको एक्साइट करना पड़ेगा एंड देन यू विल हाउ टू अप्लाई द डायनामिक ब्रेकिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई द डायनामिक ब्रेकिंग फॉर द डीसी सीरीज मशीन। जो मैंने बोला क्या, फील्ड वाइंडिंग विल बी एक्साइटेड बाय द सेपरेट सोर्स एंड देन यू कैन डिस्कनेक्ट द आर्मेचर and you can connect it across the armature, across the another braking resistance, so that you will get the dynamic braking in case of the DC series motor। और dynamic braking मिलने के बाद जो आपके पास जो braking current होगा that will be IA is equals to EB upon RA plus RAC plus what R external। इस टाइप से रहने वाला बेटा है, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से। तो ये रहा किसके लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कंपाउंड मशीन की, डीसी कंपाउंड मशीन की अगर मैं बात करूं तो डीसी कंपाउंड मशीन में किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए डीसी कंपाउंड मशीन की बस मैं थ्योरी समझा देता हूं क्योंकि उसके बारे में ज्यादा कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं डीसी कंपाउंड मशीन के लिए। देखिए डीसी कंपाउंड मशीन में जो आप ब्रेकिंग अप्लाई करते हो ना, उसमें जो ब्रेकिंग का जो प्रोसेस हो किस तरीके से होगा, इट इज लाइक ए शंट मशीन, इट इज लाइक व्हाट, शंट मशीन, शंट मशीन की तरह हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या होता है, शंट मशीन में अपन कैसे करते थे, जो फील्ड वाइंडिंग है इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द सोर्स, और जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर विल बी व्हाट, आर्मेचर विल बी कनेक्टेड अक्रॉस द ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, इस टाइप से रहेगा। अगर आपके फील्ड वाइंडिंग सोर्स से कनेक्टेड और आर्मेचर अगर आपका ब्रेकिंग रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो डीसी कंपाउंड मशीन में होगा क्या, जो आपके पास कम्युनिटी कंपाउंडेड जो मशीन होगी, जो कम्युनिटी कंपाउंडेड जो मशीन होगी, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर के केस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने वाला है। तो जो ऑब्वियस अगर जो मोटर होगी तो जनरेटर में कन्वर्ट करनी होगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो क्या करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगा। जब वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगा तो इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क की वजह से उसका ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होने की वजह से होगा क्या, उसका स्पीड कम होने की वजह से होगा क्या, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसका ओवरऑल टॉर्क मतलब स्पीड कम होने की वजह से क्या हो जाएगा ना, आपका ब्रेकिंग जो होगा ब्रेकिंग मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात है कि जो बच्चे सोचने के लिए थोड़ा मजबूर करेंगे कि सर ये अगर थोड़ा ऐसा है, तो इसमें कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सर अगर सपोज मैं अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बात करूँ तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग तो आपके पास सॉरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसको ही अगर मैं अपोजिट कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको अगर मैं अपोजिट कर दूं तो क्या होगा, जब आप ज्यादा करंट की बात करोगे ना फॉर हाई करंट मशीन्स, और मैं कह सकता हूँ कि जब ज्यादा टॉर्क की बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा करंट लेने वाली मशीन की बात हो जाएगी, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है ना कि आपको अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कि अगर आप अपोजिट में मतलब क्या है ना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर कनेक्ट कर दोगे, उसको रिवर्स करके भी अगर आप टर्मिनल्स को अप्लाई करोगे तो भी पॉसिबल है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप जा सकते हैं डीसी कंपाउंड मशीन में इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर दिस पर्टिकुलर वन। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट जो आपका मेथड है ब्रेकिंग का, उस मेथड के बारे में बात करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो बेटा जो थर्ड जो आपके पास ये है मेथड, वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, देखिए नाम में सब कुछ दिया हुआ है इसमें। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब कि इसमें रीजनरेशन पॉसिबल होना चाहिए। क्या है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एक्चुअली जो आपकी मोटर जो है वो क्या काम कर रही है, मतलब योर मोटर इज ऑपरेटिंग इन द मोटरिंग मोड, योर मोटर इज ऑपरेटिंग इन व्हाट, मोटरिंग मोड। मोटर किस में ऑपरेट कर रहे हैं, मोटरिंग मोड में। और रीजनरेशन के केस में क्या होगा, योर मोटरिंग मोड विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जनरेटिंग मोड, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, जनरेटिंग मोड। इस टाइप से होने वाली है, इस टाइप से क्या ना होने वाली है, ठीक है। अब मोटरिंग मोड में जब आपकी मोटर ऑपरेट कर रही है, तो मोटरिंग मोड में जो उसका स्पीड होगा, स्पीड एन,
विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एन रेटेड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एन रेटेड के लिए बराबर होगा। ठीक है, जो करंट होगा, करंट विल सप्लाई टू व्हाट, मोटर, मोटर विल ड्रॉ द करंट, व्हाट, मोटर विल, आई विल बी, मैं कह सकता हूँ क्या, मोटर विल ड्रॉ द करंट, क्या बोल रहा हूं मैं, मोटर विल ड्रॉ द करंट फ्रॉम सप्लाई, फ्रॉम व्हाट, सप्लाई। इसके केस में देखा जाए तो उसका स्पीड भी हो सकता है कि उतना ही होगा, एन एक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एन रेटेड के बराबर होगा, नॉर्मल केस में जनरेटिंग मोड में भी देखा जाए तो। ठीक है, मोटर विल ड्रॉ या मोटर विल सप्लाई, मोटर तो भाई जनरेटरी मोड में थोड़ा मोटी ना मोटर है क्या, जनरेटर विल सप्लाई, जनरेटर विल सप्लाई, जनरेटर विल सप्लाई करंट टू द सोर्स, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे जो अपन ने देखा कि जनरेटर के केस में जो होता है ना, जनरेटर सप्लाई करंट टू द लोड या सप्लाई करंट टू द सोर्स, जिसको अपन बोलते हैं। मोटर के केस में जो सोर्स होता है यहाँ पे वो लोड बन जाता है, और मोटर के केस में जो लोड होता है वो यहाँ पे सोर्स बन जाता है। मतलब सोर्स बनने से बेहतर कि मैं उसको इनपुट बोल दूंगा, या इनपुट ही बोल सकता हूँ मैं उसको। ठीक है, मतलब इसके केस में जो इनपुट है उसके, इसके केस में आउटपुट है, और इसके केस में जो इनपुट है उसके केस में आउटपुट है, वाइस वर्सा है, और कुछ नहीं है। अब देखिए मुझे क्या करना है, सिंपल देखना आप लोगों को कि जब मैं जनरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ या मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंपल है कि डिसीजन मशीन के बारे में बात करते हैं। अब जनरेटर मोटर को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होगा आपके पास। अब मैं अगर सपोज बात करूं, अब सपोज अगर मैं अब बात करूं, ईएमएफ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, दिस इज व्हाट फील्ड रेजिस्टेंस आरएफ। तो इसमें जो मोटर जब ऑपरेट कर रहे हैं आपको, आपके एज अ मोटर, तो उसमें करंट का डायरेक्शन इस टाइप से होगा, या आर्मेचर टर्मिनल से। ठीक है, लाइन करंट अगर यहाँ से आपके पास आ रही है, और यहाँ पे क्या है ना कि फील्ड करंट आपकी इस तरीके से जा रही है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं उसको रीजनरेटिंग की तरह, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जब मैं मेरे मोटर में ऑपरेट कराऊंगा, तो सिंपल इसमें होने वाला ये है कि जो मेरी मोटर जो होगी, इट विल ऑपरेट एज अ जनरेटर, माय मोटर विल ऑपरेट एज व्हाट, अ जनरेटर। अगर मेरी मोटर जनरेटर की तरह एक्ट कर रही है तो उसमें होगा क्या, जो पावर का फ्लो होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, अपोजिट होगा। पावर का फ्लो किस तरीके से होगा, अपोजिट होगा। और यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज में करंट आपकी क्या करेगी, IL जो होगी, अब इसका पावर फ्लो कैसा हो जाएगा, अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा, EL। लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है क्योंकि देखिए इसमें अगर मैं KVL अप्लाई करूं यहाँ से इस तरीके से, तो इसमें जो करंट आएगी, करंट IA विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू EB माइनस VT, EB माइनस व्हाट, VT अपॉन व्हाट RA। लेकिन EB का वैल्यू जब VT से ज्यादा होगा तभी तो पॉसिबल है ना, है, अदरवाइज थोड़ी ना पॉसिबल है, अदरवाइज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए जो मोटर के केस में आप जो इक्वेशन लिखते हो, क्या लिखते हो आप, EB इज इक्वल्स टू VT माइनस IR, इस टाइप से लिखते हो, या IA इज इक्वल्स टू VT माइनस व्हाट, EB अपॉन RA, इस टाइप से लिखते हो आप लोग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बैक EMF का वैल्यू होता है ना, वो VT से कम होता है। बैक EMF का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, VT से कम होता है। और जनरेटर के केस में क्या होता है, बैक EMF का वैल्यू, मतलब जनरेटेड EMF का जो वैल्यू होता है, इट इज मोर देन दैट ऑफ व्हाट, सप्लाई वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। इसमें क्या होता है, बैक EMF EB इज ग्रेटर देन व्हाट, VT। उसको मैं बैक EMF नहीं बोलता, उसको जनरेटर EMF में बोलता हूँ। और इसके केस में क्या होता है, VT इज ग्रेटर देन व्हाट, EB। इसका मतलब कि EB छोटा होता है। EB क्या होता है, छोटा होता है। अगर आप चाहते दोनों के लिए, अगर आप देखिए दोनों मशीन के लिए अगर आप देखोगे, चाहे मोटर हो जाए जनरेटर हो जाए, उसके लिए जो E का इक्वेशन होता है इंड्यूस्ड EMF का, इसका जो इक्वेशन होता है, इट इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ फाई इंटू व्हाट, ओमेगा n, इंटू व्हाट, ओमेगा n। अगर आप फील्ड में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, क्या बोल रहा हूं मैं, फील्ड में अगर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि EB का वैल्यू कैसा हो जाए, ज्यादा हो जाए, सो दैट करंट फ्लो क्या हो जाए, आपका करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, E को बढ़ाना है। तो उसके लिए अगर ये कांस्टेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा, ओमेगा n को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जो स्पीड है मोटर का, अगर मोटर के केस में जितना स्पीड है, अगर आपको उस मोटर को जनरेटर की तरह अगर ऑपरेट कराना है, तो उसके लिए क्या करना है, मोटर का जितना स्पीड है उस स्पीड को क्या करना चाहिए, उस स्पीड को बढ़ाना चाहिए। अगर वो स्पीड बढ़ जाएगा उसकी वजह से होगा क्या, E का जो वैल्यू होगा, E का वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगा, VT
से ज्यादा हो जाएगा। अगर ई का वैल्यू वीटी से ज्यादा होगा तो भाई करंट का फ्लो जो होगा ना वो रिवर्स हो जाएगा और आपकी जो मोटर है वो अभी क्या करेगी, जनरेटर की तरह ऑप्ट करेगी। आपकी जो मोटर वो क्या करेगी, अभी जनरेटर की तरह ऑप्ट करेगी। लेकिन होगा कैसे, स्पीड बढ़ेगा कैसे, मोटर का स्पीड सबसे ज्यादा कब हो सकता है, और एक्साइटेड कंडीशन में मोटर कब कैसे जा सकती है। इसका मतलब क्या, जो मोटर का रेटेड स्पीड है, जो मोटर का फुल लोड स्पीड है, उस स्पीड से मोटर के उस फुल लोड स्पीड से ज्यादा होना जरूरी है अगर आप उसमें अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करने की बात कर रहे हो। क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए आपका जो मोटर का जो है वो जनरेटर होना जरूरी है। मोटर अगर एज अ जनरेटर के लिए ऑपरेट करना चाहती है तो उसके लिए करंट का फ्लो होना जरूरी है। करंट का फ्लो होने के लिए अपन को क्या पता है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है। लेकिन मोटर के केस में, नॉर्मल केस में क्या होता है, वीटी ज्यादा होता है किससे, ईबी से, उसकी वजह से करंट फ्लो होती है वीटी से ईबी की केस में। लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में अपन को करंट को किस तरीके से फ्लो कराना है, ईबी से वीटी की तरह, और ईबी से अगर वीटी की तरह अगर अपन को करंट को फ्लो कराना है तो इसके लिए ईबी ज्यादा होना जरूरी है। और ईबी तभी ज्यादा हो सकता है जब आप स्पीड को क्या करोगे, ज्यादा करोगे। जब आप क्या स्पीड को ज्यादा करोगे तभी, प्रोवाइडेड इस पर्टिकुलर केस में फील्ड जो रहेगी एज इट इज रहेगी। फील्ड में तुम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हो। फील्ड में क्या है, तुम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हो। क्या बोल रहा हूं मैं, फील्ड में तुम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हो। इतना समझ में आएगा। अब ये पॉसिबल कैसे है, पॉसिबल कैसे, देखिए सिंपल बात मैं बता रहा हूं। आपके पास एक ऐसा हिली टाइप एरिया है, सपोज क्या बोल रहा है, हिली टाइप एरिया है, ठीक है। और आपकी जो मशीन है या जो सपोज आपकी जो कोई व्हीकल है जिसमें आपके पास मोटर लगी होती है, सपोज, या ट्रेन है, सिंपल बात बताऊं मैं तो, ठीक है, ट्रेन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से आपके पास एक ट्रेन है। आपकी ट्रेन क्या है ना, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है आपकी ट्रेन, ट्रैवल कर रही है। इस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन क्या है ना, ट्रेन जा रही है आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो ट्रेन लगनी चाहिए, इसकी आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और ट्रेन का जो दूसरा डब्बा है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये वाला आपकी ट्रेन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या ना कि ट्रेन इस तरीके से जब आएगी, जब आपकी ट्रेन इस तरीके से जब आएगी, जब आपकी ट्रेन जब इस तरीके से आएगी तो उस टाइप के लिए भी मैं बता देता हूँ कि इस टाइप से क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे डब्बे लगे होंगे लेकिन मैं बस सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होगा ना, पता है क्या, यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी ट्रेन जब उसमें चढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जब आपकी ट्रेन ऊपर जा रही है तो उसको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही होगी, बहुत ज्यादा टॉर्क उसको अप्लाई करना होगा। क्योंकि ये हिली एरिया है कि जहाँ पे ना मतलब कि ट्रेन को अगर बहुत खींचना ऊपर, बहुत ज्यादा फोर्स अगर उसको बहुत ऊपर पुश करना है, पुश ने पुल करना है, बहुत ज्यादा ताकत लगेगी उसमें, क्या लगेगी, ताकत लगेगी। इसमें क्या होगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जो उसका रेटेड स्पीड है, रेटेड स्पीड से भी इस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब कि हिली एरिया के जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव स्लोप है, उस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो मोटर को बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, उसमें टॉर्क बहुत ज्यादा लगेगा। क्या है ना, टॉर्क बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे भी आपकी मोटर, आपकी जो गाड़ी है या आपके जो पास जो ट्रेन है, उसने अगर सपोज यहाँ से मतलब हिली एरिया जो है उसको अगर उसने सपोज अगर उसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद अगर यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद जब वो नीचे जा रही है, जब वो नीचे जा रही है तो उसमें क्या होगा पता है, अगर आप अपनी गाड़ी को, मतलब आप अपनी ट्रेन को अगर बहुत नॉर्मल तरीके से अगर आप छोड़ दोगे तो उसका स्पीड इतना हो जाएगा कि उसका नॉर्मल स्पीड से भी बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगी। क्योंकि भाई पूरा एरिया डायरेक्टली कैसा, उसका पूरा स्लोपी रीजन है, वो तो पूरी की पूरी मतलब डायरेक्टली इधर ही आने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, पूरी की पूरी अगर इधर ही आने की कोशिश करेगी, क्या होगा, पूरी की पूरी गाड़ी जो होगी आपकी क्या करेगी, मतलब नीचे डायरेक्टली आ जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, उसका स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका स्पीड तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिंपल बात बोलो मुझे, आप सिंपल बात बोलो। जब देखिए आप नॉर्मल स्पीड पे जब गाड़ी चलाते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब नॉर्मल स्पीड पे जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक की बात कर रहा हूँ, तो जिस स्पीड से जाते हो वो स्पीड एक अलग स्पीड है, ठीक है, N1 मैं इसको मान लेता हूँ। क्या है ना, जब आप बाइक चलाते हो तो देखिए जब ये हिली एरिया है तब आप जब नॉर्मल स्पीड से जब बाइक चलाओगे तो ये वाला जो स्पीड होगा नॉर्मल होगा, अलग होगा, ठीक है। जब आप उसको इस दूसरे डायरेक्शन में लेके जाओगे, मतलब ऐसा कि मतलब जब आप उसको स्लोपी एरिया से जब उसको गाड़ी को चलाओगे तो उस दोनों केस में देखना कि इस केस में आपका स्पीड, अगर आपने सपोज अगर आपने ब्रेक वगैरह नहीं लगाया और आपका जो रोड है उसमें ऐसे कि खड्डे वगैरह नहीं है और स्पीड ब्रेकर नहीं है, बहुत आराम से आपका बहुत स्मूथ रोड है, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत स्मूथ है कि कहीं पे मतलब ज्यादा चांसेस नहीं कि एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, आप मतलब गिर सकते हैं, खड्डे वगैरह नहीं है तो अगर आप यहां से अगर मतलब कि स्पीड वगैरह मतलब कि ब्रेक वगैरह ना लगाया तो आराम से अगर आप उसको मतलब कि डायरेक्टली जाने दोगे तो इस पर्टिकुलर केस में जो स्पीड आएगा ना बहुत ज्यादा होगा, आपका नॉर्मल स्पीड से भी बहुत ज्यादा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल स्पीड से भी बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा,
ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। तो इसमें तो अपन को मिल रहा है भाई, अपन को क्या मिल रहा है, उसका जो एक्चुअल स्पीड है रेटेड जो है, रेटेड स्पीड से तो अपन को यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो अपन को दिख रहा है कि जितना रेटेड स्पीड होता है उसके रेटेड स्पीड से भी बहुत ज्यादा स्पीड से आपकी क्या हो जाएगी, मोटर घूमेगी, उससे भी ज्यादा क्या हो जाए ना, ज्यादा स्पीड से आपकी मोटर घूमेगी। अगर ये वाला है तो मतलब आराम से आपकी तो मतलब कि जो कंडीशन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए, वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जा रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रही है। अगर आपकी कंडीशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई कर जा रही है तो इसका मतलब होगा क्या, जो मशीन आपकी इसके पहले ऐसे मोटर की तरह काम कर रही थी, अब वो मशीन क्या करेगी, आपके ऐसे जनरेटर की तरह काम करेगी, क्योंकि ईबी का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। ईबी इज एट राइट नाउ एट हायर पोटेंशियल एंड वीटी इज एट राइट नाउ व्हाट, लोअर पोटेंशियल। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो कैसे होगा, ईबी से वीटी की ओर होगा। अब अगर आपका करंट का फ्लो अगर ईबी से वीटी की ओर हो रहा है तो आपकी जो मशीन थी जो कि इसके पहले मोटर की तरह एक्ट कर रही थी, नाउ इट विल एक्ट एज व्हाट, नाउ इट विल एक्ट एज व्हाट, जनरेटर की तरह एक्ट करेगी। किसकी तरह एक्ट करेगी, आपकी मशीन जनरेटर की तरह एक्ट करेगी। कुछ बात पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो मशीन है जब मोटर की तरह एक्ट कर रही थी तो उसमें क्या होता है, आपका जो स्पीड होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एन रेटेड के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एन रेटेड के बराबर होता है। लेकिन जब आप उसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए जब उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो आपका स्पीड होगा दैट स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, रेटेड से ज्यादा होना चाहिए। तो जनरेटिंग के लिए अगर आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में जा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, वो ज्यादा होगा, उसके लिए क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, इक्वल्स टू मैंने इसके लिए लिखा था कि जब जनरेटर की बात करें तो उसको तुम प्राइम मूवर को तुम मतलब रेटेड स्पीड के लिए घुमाते तो उस टाइम के लिए चल रहा था एक्चुअली। लेकिन जब मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करूंगा, उसी मोटर को अगर मुझे एज अ जनरेटर की तरह कि अगर एज अ जनरेटर की तरह अगर मुझे उसको ऑपरेट कराना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ईबी का होना ज्यादा जरूरी है। ईबी ज्यादा तभी हो सकता है जब उसका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, और उसका स्पीड ज्यादा तभी हो सकता है कि जब आप उसमें क्या कराओगे, आप उसमें प्राइमर वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हो, आप डायरेक्टली बस उसको एक हेली एरिया से क्या करा पास करा रहे हो। हेली एरिया से पास कराने की वजह से उसका स्पीड जो होगा बहुत ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होने की वजह से ईबी ज्यादा हो जाएगा। और जैसे भी आपका ईबी ज्यादा हो गया तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब ये हुआ डीसी शंट मोटर के लिए जो मैंने बताया, किसके लिए, डीसी शंट मोटर के लिए। अब इसमें होगा क्या, देखिए जब आपके इसमें करंट का फ्लो अपोजिट हुआ तो उसमें फील्ड में कुछ चेंज हुआ। फील्ड में तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही थी जब मैं उसको एज अ मोटर की तरह ऑपरेट करा रहा था तब भी, और जब मैं उसको एज अ जनरेटर की तरह ऑपरेट करा रहा हूं तब भी, तो उसमें फील्ड का करंट का डायरेक्शन ऐसे है। मतलब क्या, द कनेक्शन ऑफ द फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ आर्मेचर, the direction of the field current is independent of the direction of the armature current, is independent of what, direction of armature current. Whatever it may be the direction of the armature current, whether it is inward or outward, the direction of the field current is constant and it is going to be always inward towards the field. It is going to be always what, inwards towards the field. इतना समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पे एक बात देखी कि भाई देखिए जब भी आप उसको चेंज करने की बात कर रहे हो, ईबी को बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो उसके लिए आर्मेचर का करंट का डायरेक्शन चेंज होना बहुत जरूरी है। आर्मेचर का करंट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया, ये चल रहा था किसके लिए, डीसी शंट मोटर के लिए। सपोज अगर मैं यही बात अगर डीसी सीरीज मोटर के लिए बोलूं, किसके लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए, तो क्या होगा देखिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए क्या होगा बेटा, डीसी सीरीज मोटर के लिए जो होगा, अल्टीमेटली वही ना कि डीसी सीरीज मोटर को आपको एज अ डीसी सीरीज जनरेटर की तरह ऑपरेट कराना है। ठीक है, दिस इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, दिस इज सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज VT, दिस इज, these are the brushes। इस टाइप से, और यहाँ से आपकी करंट जा रही है IA विच इज इक्वल्स टू IL विच इज इक्वल्स टू व्हाट, फील्ड करंट IL। इस टाइप से हो रहा है। तो इसमें आपको एक बात पता चल रही है कि जो नॉर्मल केस में जो इसमें करंट का डायरेक्शन होता है इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सपोज अगर आपने आर्मेचर करंट का डायरेक्शन अपोजिट करने की बात करी है, अगर आपको उसको एज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग में अगर आपको उसको क्या करना है, चेंज कराना है, किसमें, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में अगर आपको उसको चेंज कराना है तो आर्मेचर करंट का डायरेक्शन क्या होना, अपोजिट होना जरूरी है। जैसे भी आपका आर्मेचर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो मुझे एक बात बोलो, वही फील्ड करंट का डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो जाएगा, वही क्या है, फील्ड करंट का डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा, और फील्ड करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया है और आपके पास जो है आर्मेचर करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, तो भाई आपको दोनों चीजें चेंज करके तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एज इट इज मिलने वाला टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में लेगा जो इसके पहले था। क्योंकि टॉर्क कैसे मिलता था इसमें अगर देखा जाए तो देखिए टॉर्क कैसा था, नॉर्मल मोटर के केस में कैसा था, IA मल्टीप्लाई बाय K5 इस टाइप से था। जनरेटर के केस में इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं था, सिर्फ ये क्या हो गया था, -IA मल्टीप्लाई बाय K टाइम्स ऑफ 5 इस टाइप से। तो मतलब से क्या, टॉर्क चेंज हुआ था, सिर्फ क्या था, टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट हो गया था।
जनरेटर के केस में तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों चेंज हो जा रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा के फाई मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट। दोनों अगर चेंज हो गए तो भाई ये निगेटिव माइनस फाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट माइनस आई ए। इस टाइप से तो टॉर्क तो बेटा कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो इसके पहले तो मतलब डायरेक्शन तो सेम रहेगा। डायरेक्शन अगर सेम रहेगी तो मतलब उसमें तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल ही नहीं तो मतलब डीसी सीरीज मोटर तुम कैसे अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे? तो फिर पॉसिबल ही नहीं इसके केस में। तो उसके लिए क्या करोगे, जब आप डीसी सीरीज मोटर के लिए जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग जब आप उसमें अप्लाई करोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके टर्मिनल्स या उसके कनेक्शंस आपको चेंज करने पड़ेंगे, अपोजिट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ड्यूरिंग, मैं लिख देता हूं चाहे तो, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग series field winding terminals या connection, series field winding connections are reversed, are what reverse। अगर रिवर्स नहीं किए तो क्या होगा, मैंने बताया टॉर्क उसी डायरेक्शन में लगेगा जो इसके पहले, और अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपन को उसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने का जो पर्पस है वो सेटिस्फाई नहीं होगा इसमें, ठीक है। आर रिवर्स ड्यूरिंग आर रिवर्स, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, और उसको रिवर्स करने के बाद जो आपके पास जो डीसी सीरीज मोटर होगी, इट विल एक्ट लाइक व्हाट, इट विल एक्ट लाइक ए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। योर मोटर विल एक्ट एज व्हाट, इट विल एक्ट लाइक ए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। किसकी तरह का एक्ट करेगी? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की तरह एक्ट करेगी। इस टाइप से, ठीक है। लेकिन अगर डीसी शंट मोटर के केस में देखा जाए तो उसमें से बिल्कुल कुछ नहीं था। उसमें तो भाई मतलब कि जो ईबी का पोलैरिटी था, वो पोलैरिटी भी तो दोनों केस में सेम ही होता है, बस करंट का फ्लो अपोजिट होता है। फील्ड का करंट का डायरेक्शन का मतलब फील्ड करंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द आर्मेचर करंट इन केस ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड शंट मोटर में भी। शंट मोटर में भी ऐसा ही होता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में भी ऐसा होता है। क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में तो दोनों सर्किट, आर्मेचर सर्किट और फील्ड सर्किट दोनों सेपरेट होने के बाद, सेपरेट होने की वजह से तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में तो देखा जाए तो। लेकिन जो आप डीसी सीरीज मोटर की बात करोगे तो उसमें डेफिनेटली बिल्कुल चांसेस है कि उसमें प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग जब अप्लाई करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स है, जो उसके कनेक्शन है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट नहीं करोगे तो बेटा ऑब्वियस है कि दिस इज गोइंग टू ऑब्टेन द अनस्टेबल ऑपरेशन, यू कैन कॉल इट एज व्हाट, अनस्टेबल ऑपरेशन। तो अगर मैं बात बोलूं तो देखिए, जो आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग की जब बात करते हो तो उसके लिए सबसे जो नेसेसरी कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो, अगर कंडीशन की मैं बात करूं, प्री रिक्विजिट फॉर दी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, नेसेसरी कंडीशन क्या है? यार स्पेलिंग देख लेना आप एक बार, नेसेसरी कंडीशंस। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जो स्पीड है आपका, स्पीड क्या होना चाहिए, जो रेटेड स्पीड है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि रेटेड स्पीड अगर उसके ज्यादा होगा तो जो बैक एमएफ है रेटेड से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अगर बैक एमएफ रेटेड से ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये है तो उसके लिए क्या ना, आपके पास स्पीड शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन रेटेड स्पीड। स्पीड ऑफ द मशीन शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, रेटेड स्पीड, इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, रेटेड स्पीड। इस टाइप से। नहीं तो क्या पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल है कि देखिए आपके पास जो ईबी है, ईबी कैसे आपके पास रेटेड है, ईबी कैसे आपके पास रेटेड है, ईबी अगर आपके पास रेटेड है और सपोज अगर आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज जो क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज सपोज अगर रिड्यूस हो गया और इतना रिड्यूस हो गया कि सप्लाई वोल्टेज क्या है ना, ईबी से कम हो गया, सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, ईबी से कम हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में तो पॉसिबल है कि मतलब पावर फ्लो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पावर फ्लो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक तो क्या है ना कि स्पीड को उसके एक्चुअल स्पीड से ज्यादा होना पड़ेगा, जो फुल लोड स्पीड है, जो रेटेड स्पीड है, नो लोड स्पीड है, नो लोड पे तो मोटर तो रेटेड स्पीड पे घूमती है आपके पास एक्चुअल जो होता है। तो क्या होगा ना उसमें कि उसका जो एक्चुअल स्पीड है उस स्पीड से क्या होना चाहिए, मोटर का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो सप्लाई वोल्टेज क्या होनी चाहिए, ड्रॉप होनी चाहिए, नहीं तो क्या है ना सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए, तभी तो करंट का फ्लो अपोजिट होगा, सप्लाई वोल्टेज शुड ड्रॉप, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस देखिए नाम से पता चलता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एक अच्छा फायदा यह होता है कि इसमें क्या है ना, एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है। जैसे कि मैंने जो आपको जो दो अलग अलग मेथड समझाए थे, कौन सा वाला, प्लगिंग वाला, और दूसरा कौन सा था आपके पास, प्लगिंग, एंड अनदर वन वाज
डायनामिक ब्रेकिंग या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। सो प्लगिंग में क्या होता है ना आपके पास, इन केस ऑफ द प्लगिंग एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आई स्क्वायर आर बी के फॉर्म में चली जाती है बात, ब्रेकिंग रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है। क्योंकि प्लगिंग में आप क्या करते हैं ना, उसके जब आर्मेचर टर्मिनल जब रिवर्स करते हैं तो आर्मेचर टर्मिनल रिवर्स करने के बाद आर्मेचर के सीरीज में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं उसके सीरीज में। उसकी वजह से क्या होता है, जो उसका जो प्लगिंग के केस में जो बहुत ज्यादा करंट आने वाली होती है, क्योंकि ईबी प्लस वीटी दोनों ऐड हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसका करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से उस करंट को रिड्यूस करने के लिए आपको उसके सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करना होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है ना, तो जो भी आर्मेचर करंट आता है वो किसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है। तो मतलब क्या है ना, उसमें जो भी कुछ उसकी एनर्जी होगी, एंटायर एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर आर वी। इट इज व्हाट डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर आर वी। उसके बाद अगर मैं डायनामिक ब्रेकिंग की बात करूं तो देखिए, डायनामिक ब्रेकिंग में अपन ने क्या देखा, डायनामिक ब्रेकिंग या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, इसमें क्या होता है ना कि जो आपके पास एनर्जी होगी, एनर्जी इसमें भी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि आप उसके आर्मेचर सर्किट से, आर्मेचर सर्किट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस थ्रू विच इट कैन डिसिपेट इट्स एनर्जी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है ना, एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आई स्क्वायर आर बी। इट इज ऑल्सो डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आई स्क्वायर आर बी। तो अगर आप देखोगे तो देखिए, दो मेथड 1 और मेथड 2 देखा जाए तो प्लगिंग और डायनामिक ब्रेकिंग के केस में देखा जाए तो उसमें एनर्जी को अपन क्या कर रहे हैं, डिसिपेट कर रहे हैं, मतलब उसको वेस्ट कर रहे हैं अगर ऐसे देखा जाए तो। बट इन केस ऑफ द रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होता है ना, जो आपके पास जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, वो एनर्जी किसको, सप्लाई को फीडबैक करेगा। किसको चले जाएगी वो एनर्जी, सप्लाई को फीडबैक करेगी, और सप्लाई को फीडबैक करेगी तो बहुत अच्छी बात है, रादर देन वेस्टिंग इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आई स्क्वायर आर बी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अपन ने सारे के सारे ब्रेकिंग के जितने टॉपिक्स थे, जितने टाइप्स थे इन केस ऑफ द डीसी मशीन्स, सारे के सारे टाइप्स अपन ने डिस्कस किए बहुत अच्छे लेवल पे। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है, इसके जो अगले वाला लेक्चर होगा उसके ऊपर मैं सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग्स ऑफ द डीसी मशीन्स। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग्स ऑफ व्हाट, डीसी मशीन, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आपने शायद पूरा का पूरा अच्छे से उसको एंजॉय किया होगा। और ये वाला जो टॉपिक है, जो आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव्स करके जो सब्जेक्ट होता है आपको, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी बातें उसमें आएंगी और देखना कि उसमें यही न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो उसको आप सॉल्व करने वाले। तो आई होप शायद आपने बहुत उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। और आपको किस तरीके से लग रहा है सारे वीडियोस और उसके सारे लेक्चर्स में अपने, वो पूरे के पूरे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।